नमस्कार। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर का दिन प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कुछ बात आपसे करेंगे। भारत पूर्व में अंग्रेजों के अधीन था और भारतीयों द्वारा लगातार स्वतंत्रता और संविधान सभा के गठन को लेकर मांग की जा रही थी और इस मांग को अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इसमें यह कहा गया कि इसमें मुख्यतः संविधान सभा में भारतीय लोग होंगे, तो भारतीय लोगों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो भारतीय लोगों ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्यों, दूसरे विश्व युद्ध से पहले क्यों नहीं। और गांधी जी ने इसे क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, दिवालिया बैंक का चेक कहा। अब जब दूसरा विश्व युद्ध थोड़े समय बाद समाप्त होता है तो ब्रिटेन के अंदर एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली जो कि भारतीय स्वतंत्रता और संविधान सभा के निर्माण के संबंध में सहानुभूति रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने 3 मंत्री को भारत में भेजा, कैबिनेट मिशन योजना को भारत में भेजा और उस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों की संख्या 389 तय की गई और ये उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन करना था। इसके आधार पर इसे तय किया गया और संविधान सभा में जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इस पहली बैठक के अंदर कुल 207 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिनमें 9 महिलाएं थी। तो इतने कम सदस्य क्यों उपस्थित हुए? इनके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि एक तो मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर चुकी थी और 13 में जो देसी रियासतें थी वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे या इस संविधान सभा की बैठकों में शामिल होंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उस पूरे सदस्यों में सबसे वयोवृद्ध, सबसे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे और लगातार 1962 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में रखा गया और ये आगे चल के प्रस्तावना का आधार बना। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, लेकिन पारित इसे 22 जनवरी 1947 को किया गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और अन्य कई सदस्यों का ऐसा मानना था कि जब तक पाकिस्तान को लेकर, मुस्लिम लीग को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो जाए तब तक उद्देश्य को तय नहीं किया जा सकता, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए। ये 7 सदस्यों की समिति थी। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो संविधान सभा में एक सदस्य थे के.वी. राव, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के जनक और जननी दोनों की संज्ञा दी। जो व्यक्ति जो लगातार परिस्थितियों में, बहुत भयंकर परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए देश के अंदर संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। वो पहले मुंबई से चुनाव लड़े, लेकिन वहां से चुनाव हार गए संविधान सभा की सदस्यता के लिए। फिर बंगाल से चुनाव लड़े, वहां से जीते, लेकिन भारत के विभाजन के साथ ही वो जो क्षेत्र था बंगाल का, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो वो संविधान सभा की सदस्यता से बाहर हो गए। अब संविधान सभा के अंदर एक संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण संविधान सभा में होने वाली है, इसलिए उनकी सदस्यता बहुत जरूरी है।
तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई के जो हेड थे उनसे सिफारिश करते हैं बीजी खेर से, और संविधान सभा से MR जेकर की जगह डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया जाता है। और संविधान सभा में प्रारूप समिति जो सर BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया जा रहा था उसके ऊपर डिस्कस करने का काम इस प्रारूप समिति का था। संविधान के निर्माण के अंदर कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर 24 जनवरी 1950 की अंतिम जो बैठक हुई थी उसे अगर माने तो 11+1 12 अधिवेशन हुए। संविधान 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से लेकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। 15+1 16 आर्टिकल इसमें लागू किए गए, जिनमें आर्टिकल 354 में भी शामिल था। इस प्रकार समय संविधान के अंदर अगर निर्माण में समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के अंदर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी, क्योंकि कई सदस्यों ने संविधान में अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश जब अंग्रेजों के अधीन था उस समय 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। और इस अधिवेशन में यह तय किया जाता है कि आगामी 1930 में जनवरी के अंतिम रविवार को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये वो रविवार 26 जनवरी 1930 को आया, इसलिए 26 जनवरी 1930 को भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 1930 से लेकर लगातार इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना, 26 जनवरी भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, तो अब 2 स्वतंत्रता दिवस हो गए। इसलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा कि ये जो महत्वपूर्ण दिन है इसे आने वाली पीढ़ियां कहीं भुला नहीं दे, इसका महत्व कहीं कम नहीं हो जाए, इसलिए इस 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर का दिन शुरू से लेकर लगातार 2015 तक विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 के अंदर भारतीय संविधान के जिन्हें जनक और जननी कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। तो उस जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 26 नवंबर के दिन को अब से संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो विधि दिवस की जगह अब 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से लेकर हम लगातार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को पुणे संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में संवैधानिक जागरूकता को आगे बढ़ाएं, अपने कर्तव्यों अपने अधिकारों के संबंध में जानें और इस देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।